हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, ये एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। दूसरा, हर भाग के 10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। आज का क्लास प्रश्न 61 से स्टार्ट होगा, 61 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले 6 एपिसोड हो चुके हैं और उसमें 60 क्वेश्चन तक किए जा चुके हैं। और आज का जो प्रश्न होगा वो 61 से स्टार्ट होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कथन है एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रवाहित की जाती है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। कारण है धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। पहला है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। चौथा है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। किसी भी धातु तार में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, धातु अणु नहीं। धातु तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का तापक्रम बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के जो रनिंग पावर को ही इलेक्ट्रिसिटी करंट कहा जाता है। इसका जवाब हो गया कौन सा? ए सही है, मतलब कथन सही है और कारण गलत है। दूसरा सवाल है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मात्रा दी गई है और सूची 2 में इकाई दी गई है। उच्च वेग मॉक, तरंग दैर्घ्य एक्स्ट्रॉम, दाब पास्कल या फिर ऊर्जा जूल। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। उच्च वेग मॉक, तरंग दैर्घ्य एक्स्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, लकड़ी में या फिर जल में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ध्वनि की सर्वाधिक चाल लकड़ी में 3320 मीटर पर सेकंड में होगी, यानी ध्वनि की सबसे अधिक चाल लकड़ी में होगी। चौथा है, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी तथा डॉल्बी सी किसे निर्देशित करता है? आप देखते होंगे कि जो भी साउंड बॉक्स वगैरह होते हैं उस पर डॉल्बी लिखे रहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आवृत्ति मॉड्यूलित तंत्र, आयाम मॉड्यूलित तंत्र, ह्रास परिपथ। दोनों डीसी तथा एसी शक्ति प्रयोगों में लाई जा सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तरंग तंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी बी तथा डॉल्बी सी एवं ह्रास परिपथ यानी नॉइज रिडक्शन सर्किट को निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके साथ पद CM Y के संबंधित है? पहला है रेलवे संकेतन, दूसरा है नौ संचालन, तीसरा है ऑफसेट मुद्रण यानी ऑफसेट प्रिंटिंग और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। CMY के रंगीन छपाई यानी ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रयुक्त आधार रंग प्रतिमान यानी सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल है। आपको बता दें कि C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर काला यानी ब्लैक होता है और ये एक ऑफसेट प्रिंटिंग होता है। और जो कंप्यूटर पे जो कलर यूज़ किए जाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि वो RGB फाइल है, उसमें बोलते हैं रेड, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू और G फॉर ग्रीन, RGB। इससे अन्य रंग बनाए जाते हैं और जो कंप्यूटर ऑफसेट प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं उसे बोलते हैं CMYK। छठा सवाल है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 220 के, 273 के, 6500 के या फिर 9000 के।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पूर्ण आकार की प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट कई आकारों में उपलब्ध है, जिनमें सीधे यू आकार की एवं गोलाकार प्रमुख है। शीत वातावरण निर्मित करने वाली ट्यूबलाइटें अधिक केल्विन मान जो कि 4100 से 8000 केल्विन तक होती हैं, यानी इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 6500 केल्विन। 7वां सवाल है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? पहला है 10⁻² ओम, 10⁻4 ओम, 10⁻6 ओम या 10⁻8 ओम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻6 ओम होती है। 8वां सवाल है, कथन है हमारे घरों की बिजली लाइन में प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट या एसी करंट, जो हम लोग के घर में जो करंट आता है जिसे हम एसी करंट कहते हैं, एसी करंट की मतलब अल्टरनेटिव करंट की 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। कारण मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी अल्टरनेटिव वोल्टेज की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। पहला है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट जिसे हम एसी बोलते हैं, घन एवं ऋण यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिशाओं में गमन करती है। इस धारा की 60 बार यानी 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है, क्योंकि इसको मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी अल्टरनेटिव वोल्टेज की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। 9वां सवाल है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? पहला है चालन बल यानी ड्राइविंग फोर्स है जो कार की गति की दिशा में है। दूसरा है प्रतिरोधक बल यानी रेसिस्टेंट पावर है जो कार की गति के विपरीत दिशा में है। तीसरा है एक आनत बल यानी इंक्लाइंड फोर्स है या फिर शून्य के बराबर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी शून्य के बराबर है। सड़क पर दौड़ती कार को एक समान चाल की प्राप्ति के लिए घूर्णन बल से बचना होगा और इसके लिए हमें प्रतिरोधी बल की आवश्यकता होगी। यदि कार एक समान गति से सीधी दौड़ रही हो तो परिणामी बल शून्य हो सकता है। 10वां सवाल है, शुष्क सेल बैटरी यानी ड्राई सेल बैटरीज जो होती है, बैटरीज दो तरह की होती है। एक बैटरी जिसमें कि वो डिस्टिल वाटर डाला जाता है और एक बैटरी होती है इसमें कि डिस्टिल वाटर नहीं डाला जाता है, उसे ड्राई सेल यानी शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है? पहला है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। दूसरा है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और चौथा है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। शुष्क सेल बैटरी यानी ड्राई सेल बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण होता है। आज का दूसरा भाग है रसायन यानी केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है? नमक है, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन है या फिर सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है या फिर ईस्टर है। ईस्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है यानी लिक्विड है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह सांद्र H2SO4 और Q सांद्र H2O3 अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। दूसरा सवाल है, शुष्क बर्फ क्या होती है? ऑप्शन ए ठोस बर्फ, दूसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ठोस अमोनिया या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह
बर्फ़ के समान होता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बर्फ़ के समान होते हैं, इसलिए उसे शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। तीसरा सवाल है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार पिरामिड जैसा यानी ट्रायंगल पिरामिड जैसा, अष्टफलकीय, समतलीय या फिर चतुष्फलीय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलीय होता है। चौथा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? बाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर उदरपातन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बगैर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कपूर। पांचवा सवाल है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम क्लोराइड? इसका सही जवाब है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है, यानी खाने वाली चीज़ों में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। छठा सवाल है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? एनेस्थीसिया, बेहोशी करने को एनेस्थीसिया बोला जाता है। जब आप डॉक्टर किसी को बेहोश करते हैं तो उसको बोलते हैं कि उसको एनेस्थीसिया दिया गया है। इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रॉन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया का प्रयोग संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है। एनेस्थीसिया का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोटरन ने 1846 ईस्वी में डाई एथिल के रूप में किया था। सातवां सवाल है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाहनों से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO 72.2%, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO 7.7% और हाइड्रोजन यानी H2 3% होता है। आठवां सवाल है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन एवं रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। मतलब मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और एक स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्श गैस भी कहते हैं। नौवां सवाल है, निम्न गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? H2, SO2, N2 या फिर D2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के सल्फर के कारण आंसू आते हैं। इसका प्रयोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा किया जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि जब कहीं भीड़ होती है, जब पुलिस को उस भीड़ को कंट्रोल करना होता है तो पुलिस आंसू गैस या टीयर गैस का छिड़काव करती है और उसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिससे आंसू आते हैं और लोग वहाँ से हल्के हल्के उस भीड़ से निकल जाते हैं। 10वां सवाल है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे के काम में लिया जाता है? मतलब कौन सी ऐसी मिश्र धातु जिससे हवाई जहाज और रेल के डिब्बे के पुर्जे काम में लिया जाता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में जंग भी नहीं लगता है। तीसरा भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला सवाल है, उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पौधों को खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। दूसरा है, स्वपोषित पौधे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो? इसका सही जवाब ऑप्शन है, पौधों को विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है तथा स्वपोषी पौधे अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं।
दूसरा सवाल है, कथन है यदि वैज्ञानिक लोग आइंस्टाइन के बाल की एक लट ढूंढ पाएं और उसका डीएनए निकाल सके तो उसकी सहायता से क्लोन करके दूसरा आइंस्टाइन पैदा कर सकते हैं। कारण है, परिवर्धन के आरंभिक चरणों में भ्रूण की कोशिका से डीएनए निकालकर किन्हीं विशिष्ट अंडों में स्थानांतरित किया जा सकता है और उन अंडों को किसी प्रतिनियुक्ति माता के गर्भाशय में स्थापित किया जा सकता है ताकि वह समरूप संतान को जन्म दे सके। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। एनडीए तकनीक में परिवर्तन के आरंभिक चरण में किसी भी स्थान की कोशिका के केंद्रक को निकालकर अंडाणुओं के साथ इलेक्ट्रिक विधि से ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। उसके बाद उसे प्रतिनियुक्ति माता के गर्भ में प्रतिस्थापित किया जाता है। तीसरा सवाल है, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है ऑप्शन ए एंजाइम अति उत्पादन का, बहिस्रावी ग्रंथि के शोध का, एंजाइम के वंशानुगत अभाव का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है फेनिल फीटो में प्राय शिशुओं में होने वाला रोग है। यह एक वंशानुगत रोग है जिसे हेरिडेटरी बोलते हैं, जो निष्प्रभावी ऑटोसोम जीन के द्वारा वहन किया जाता है। इस रोग में रोगी फेनिप्यूरिक अम्ल का उपापचय नहीं कर पाता और इसके फलस्वरूप मस्तिष्क प्रभावित होता है। चौथा सवाल है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मछली, मनुष्य या केंचुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी केंचुआ। केंचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। इसके अंगों और उत्तकों में पदार्थों का आदान प्रदान रुधिर के साथ होता है। इसका रुधिर लाल होता है, यानी रुधिर मतलब ब्लड, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होती है। रुधिर गैसों, पोषक पदार्थों तथा द्रव्य पदार्थों का परिवहन करता है। पांचवा सवाल है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने दी जाए तब भी उसके रक्त यानी ब्लड में शर्करा का सांद्रव स्थिर बने रहने की प्रकृति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है। अक्टुग्रंथि हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं। अंडाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में खाने की चीज़ें दी जा रही है तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रव स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि यकृत रक्त शर्करा को तत्काल ग्लाइकोजीन के रूप में अवशोषित कर लेता है और जब शरीर में रक्त शर्करा की आवश्यकता होती है तो संचित ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदल देता है। छठा सवाल है, हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? पहला है वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। दूसरा है तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। तीसरा है रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। और चौथा है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। नीचे दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन करें। पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 2 4 3 1, तीसरा है 1 2 4 3 और चौथा है 4 3 2 1। इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी 2 4 3 1। हृदयघात यानी हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अटैक इसको बोलते हैं, या कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, या दिल का दौरा पड़ना इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में। हृदयघात के कारणों में सबसे पहले धमनियों में तंतु ऊतक से चकत्ते बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल बनता है। इससे धमनियों में रक्त के थक्के जमने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप रुधिर यानी ब्लड वाहिनियों की आंतरिक गुहा संकीर्ण हो जाती है, यानी जो वेन होते हैं, जो नस होते हैं हमारे शरीर के, वो उसके रास्ते थोड़े छोटे हो जाते हैं। अपर्याप्त रुधिर प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, वह ऑक्सीजन की कम आपूर्ति से हृदय पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी से जो हार्ट की जो पेशियां होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसे हृदयघात कहते हैं और इसी से कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक या हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सातवां है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग है और माता का वर्ग O है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा। मतलब यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, यहाँ माफ़ कीजिए यहाँ पे A छूट गया है, रक्त वर्ग A है यानी ब्लड ग्रुप A है और माता का O है, तो बताइए कि उनमें उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। B और A, O, और चौथा है B
या फिर AB या फिर O। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप O है तो उसके पुत्र का ब्लड ग्रुप O या A हो सकता है। 8वां सवाल है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? यानी जब नवजात शिशु जो माँ के पेट में होते हैं उसका जो हार्ट बीट है यानी दिल की धड़कन कब करने लगती है? पहला है अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, या फिर अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। चौथे सप्ताह में भ्रूण में हृदय, पैर के चिन्ह तथा आरंभिक आंखों का विकास होता है। यानी जब बच्चे नवजात शिशु अपने माँ के पेट में रहते हैं, भ्रूण जिसे हम कहते हैं, तो चौथे सप्ताह में उसके दिल की धड़कन होने लगती है, उसके पैर के निशान बनने लगते हैं और आरंभिक आंखों का विकास भी होने लगता है। 9वां सवाल है, दूध पिलाने को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 8 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, या फिर 16 वर्ष में? ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन ए। दूध को पचाने वाले एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। रेनिन दूध में प्राप्त कार्सिनोजिन को कैसिन में परिवर्तित करता है। लैक्टेस छोटी आंच से स्रवित यानी सीक्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब बच्चे 8 वर्ष की आयु के होते हैं, 7 वर्ष 8 वर्ष की आयु तक में वो दूध पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो है रेनिन और लैक्टेस जो एक एंजाइम है वो बनना बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। 10वां सवाल है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? पहला है वह कम मोटा होता है। दूसरा, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है। चौथा, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। इसके ऑप्शन है 1 या 4। दूसरा है 1, 2, 3, या फिर 1, 3, 4, या फिर 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चा कम मोटा होता है। माँ के दूध से रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है तथा उसमें विटामिन और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था आज का सेशन। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।